खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सके। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए दिया गया, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखो मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मतलब आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के लिए आपको रुकना मना है, थकना मना है, निरंतर कार्य करते रहना है। इसी क्रम में सफलता आपको निश्चित ही मिलनी है। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ परीक्षाओं से संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो लगातार परीक्षाओं में प्रश्न के रूप से देखे जाते हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में किस दिवस को संत विनोबा भावे जयंती का आयोजन किया गया। देखिए पहला दिया गया है 11 सितंबर, दूसरा 14 सितंबर, तीसरा 10 सितंबर, चौथा 8 सितंबर। यहां जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों यह है 11 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को संत विनोबा भावे जयंती का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें संत विनोबा भावे के जन्म की तो 11 सितंबर 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें मृत्यु की तो 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ यहां से दो प्रश्न हमको याद रखना है जो कि परीक्षाओं में लगातार बने रहते हैं। अगर बात किया जाए मित्रों कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पहले कौन से भारतीय को सम्मानित किया गया था, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे जी थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ अभी हाल ही में हम लोगों ने 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों के बारे में पढ़ा है, तो कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की तो पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो विनोबा भावे थे। साथ ही साथ आपको पूछा जाता है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो भूदान आंदोलन को संत विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। साथ ही साथ ये दिवस से रिलेटेड प्रश्न है मित्रों, तो सितंबर माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और परीक्षाओं में लगातार बने रहते हैं, अगर उनको हम रिकॉल कर ले तो हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। आइए एक सूची के माध्यम से हम देखें। देखिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक नारियल कहां उत्पादन होता है, किस देश में, इंडोनेशिया में। अगर भारत की बात करें तो केरल में। और अगर हम बात करें यहां 5 सितंबर की तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, जबकि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें 8 सितंबर की विश्व साक्षरता दिवस, बात करें 14 सितंबर की तो हिंदी दिवस। साथ ही साथ अगर 10 जनवरी की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें 15 सितंबर की तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, और 16 सितंबर को आपको याद रखना है ओजोन संरक्षण दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस, और 25 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस, और 27 सितंबर की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस, और अगर बात करें 30 सितंबर की तो विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से संत विनोबा भावे जी को दिखाए जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ये सारे प्रश्न जो हैं आप एक से अधिक बार रिकॉल कर लेंगे तो यहां से सितंबर माह के होने वाले प्रश्न जो हैं वो गलत नहीं होंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि हाल ही में चर्चा में रही एशिया कप का खिताब किसने जीता है। देखिए विकल्प जो हमारा दिया गया दोस्तों, पहला भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा पाकिस्तान, चौथा यूएई। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमको नोट डाउन करना है। जैसे अगर हम बात करें एशिया T20 कप,
कप की शुरुआत कब से हुई? तो 1984 ईस्वी से इसका प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें पहला एशिया कप किसने जीता था, तो भारत के द्वारा जीता गया था। और अभी तक सर्वाधिक एशिया T20 खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। कितनी बार जीता है? 7 बार। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो एशिया कप के विजेता कौन रहा है? तो यह श्रीलंका रहा है। अगर हम बात करें यहां एशिया T20 का क्रम कौन सा था? 15वां था। इसका आयोजन कहां किया गया? UAE के दुबई में किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर विजेता टीम जो है ये श्रीलंका रही। और उप विजेता टीम कौन रहा? उप विजेता की टीम जो है ये पाकिस्तान रहा। और श्रीलंका ये छठी बार एशिया T20 कप को जीता है। और दूसरा सबसे अधिक T20 कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। साथ ही साथ यहां पर आप दुबई ना कह के इसको UAE ही जाने, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह T20 एशिया कप की बात हो रही थी। हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित? तो रणजी ट्रॉफी का पहली बार आयोजन कहां किया जा रहा है? तो सिक्किम राज्य में किया जा रहा है। अब रणजी ट्रॉफी का शुरुआत कब से हुआ था? तो 1934 ईस्वी से रणजी ट्रॉफी का शुरुआत हुआ था। अगर बात करें सर्वाधिक बार किसने जीता है रणजी ट्रॉफी? तो मुंबई ने जीता है। और लास्ट का जो रणजी ट्रॉफी है इसको किसने जीता था? तो मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता था। इसी क्रम में आइए अगले प्रश्न को देखें। तो यहां देखिए श्रीलंका की जो टीम है इसके चित्र दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रम सिंधे हैं, ये राष्ट्रपति हैं। और अगर हम बात कर लें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने जो हैं ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भारत के साथ श्रीलंका कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स, साथ ही साथ मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में भारतीय नौसेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए पहला दिया गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पंजाब, चौथा उड़ीसा। यहां जो सही विकल्प है हमारा पंजाब में भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। इसका नाम क्या है आपको याद रखना है, यह नाम से भी पूछा जा सकता है। गगन स्ट्राइक युद्धाभ्यास किन किन के बीच में आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है। यहां पर हाल फिलहाल के दिनों में जो युद्धाभ्यास से प्रश्न बनते हैं अगर उनको हम रिकॉल कर लें तो हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। अगर हम बात करें वज्र प्रहार की किसके साथ होता है मित्रों? तो ये होता है USA और भारत के बीच में। किसके बीच में? USA और भारत के बीच में। अगर हम बात करें मालाबार की तो ये क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देशों के बीच में कौन कौन क्वाड देश हैं? जापान है, USA है और ऑस्ट्रेलिया है, साथ ही साथ भारत। इन देशों के साथ युद्धाभ्यास जो होता है उसे मालाबार युद्धाभ्यास कहते हैं और इन देशों को क्वाड देश के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो सिंगापुर के साथ होता है सिम्बेक्स। अगर हम बात करें मित्र शक्ति की और स्लाइनेक्स की तो ये कहां से होता है? स्लाइनेक्स की तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गरुड़ युद्धाभ्यास और वरुण युद्धाभ्यास ये किन के बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? देखिए पहला दिया गया सिनी सेट्टी, दूसरा खुशी पटेल, तीसरा हरनाथ संधू, चौथा वंशिका परमार। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों यह सही होगा विकल्प नंबर डी, वंशिका परमार। ये किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब आपको याद रखना है
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता, तो यहां पर सही आंसर हमारा क्या होगा, वंशिका परमार। अब यहां से कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर हम उनको रिकॉल कर लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम बात करें सिनी सेट्टी की, तो मिस इंडिया 2022 कौन है, तो सिनी सेट्टी। मिस इंडिया 2022 कौन है, तो सिनी सेट्टी है। अगर हम बात करें खुशी पटेल की, तो वर्ल्ड वाइड मिस वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है, तो खुशी पटेल ने जीता है। अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, तो ये हरनाज संधू ने जीता है। और इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये चंडीगढ़ से संबंधित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनका आयोजन कहां हुआ था, तो ये 17वां आयोजक स्थल था और इसका आयोजन इजराइल में किया गया। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है दीविता राय। आपको पता है यहां पर दीविता राय हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्राप्त की है या किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 71वां मिस यूनिवर्स का जो आयोजन होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहां पर दीविता राय के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो हरनाज संधू हैं ये भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स हैं। पहली कौन थी, पहली सुष्मिता सेन थी, दूसरी लारा दत्ता थी और तीसरी हरनाज संधू हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है मिस वर्ल्ड कौन है, 2022 मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो कैरोलिना ने मिस वर्ल्ड का खिताब 2022 का खिताब जीता है। ये किस देश की हैं, तो ये पोलैंड की हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, आपको इनको जरूर रिकॉल करना है। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखें और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहे एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इनका संबंध किस देश से है। हमारे विकल्प जो पहले दिए गए हैं, पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इंग्लैंड। यहां जो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं एरोन फिंच, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें हाल ही के दिनों में किन किन लोगों ने जो क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, अगर हम बात करें सुरेश रैना की, तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। सुरेश रैना इनकी एक आत्मकथा है, उसको याद रखना है। बिलीव जो है किसकी आत्मकथा है, ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें वेन स्टोक की, ये कहां के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। साथ ही साथ आपको याद रखना है बांग्लादेश के मुशीफिर कुर रहीम ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया से, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगर हम बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो एल्बानीज जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के नाम से या कंगारुओं के देश के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये 35 आपका क्रम जो होगा वो 35वां होगा और ये कहां किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगर हम बात करें क्वाड देशों का 5वां सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, यह भी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात कर लें यही महाद्वीपों के क्रम में, तो महाद्वीपों के क्रम में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर हम बात करें
ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो माउंट कोसिस्को जो है ये सर्वोच्च चोटी है ग्रेट बैरियर रीफ की। अगर हम बात कर ले यहां पर ऑस्ट्रेलिया से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले की खान और कालगुर्डी की खान किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन दो खानों में किस चीज का उत्पादन होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम जो स्थल है इसे अरल झील के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु क्या है? तो वह अरल झील है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। यहां देखिए वेन स्टोक एरोन फिच का आपको पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। ये कहां के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने 145 मैचों में अपना योगदान दिया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? देखिए पहला दिया गया है 101वां, दूसरा 165वां, तीसरा 89 और चौथा दिया गया 130। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। यहां पर ये आंकड़े जो लिए गए हैं ये 2020 के आंकड़े लिए गए हैं। रिपोर्ट कौन सी है? 2022 की। किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। यह संस्था कहां की है? यह कनाडा की संस्था है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि 2022 में भारत का स्थान कितना है? 89वां है। तो 2019 की रिपोर्ट जो आई थी इसमें भारत का स्थान कितना था? तो भारत का स्थान 95 था। अगर हम बात करें प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे हांगकांग है। साथ ही साथ दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे सिंगापुर है और तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है। साथ ही साथ 165वें स्थान पे कौन है? तो वेनेजुएला है और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। आपको याद रखना है। आइए एक सूची के माध्यम से हाल फिलहाल के दिनों में जो महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी हुए हैं उनको देखें हम। तो देखिए ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 112वां है। अगर वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 135वां है। अगर बात करें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक तो 37वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में अंतिम स्थान पे अपना भारत है। अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की तो भारत का स्थान 185वां है और इससे पहले भारत का स्थान 142वां था। अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना है? 136। सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 120वां। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43। अगर वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो यहां पर इसका स्थान 46वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर बात करें तो 83 है और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में बात करें तो 85 है। ये महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, आपको इनको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर एक सड़क बनाए जाने की घोषणा की गई। यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए यहां पहला विकल्प जो दिया गया है, पहला असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा अरुणाचल प्रदेश। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा अरुणाचल प्रदेश में जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर एक सड़क, साथ ही साथ एक सैन्य स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगर हम बात कर लें यहां जनरल बिपिन रावत जी से संबंधित तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 में भारत के द्वितीय जो सम्मान पद्म विभूषण सम्मान से जो सम्मान दिया जाता है इसमें कितने लोगों को दिया गया है सम्मान? तो 4 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? पहला जनरल बिपिन रावत जी हैं और ये किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। और दूसरा जो है ये राधे श्याम खेमका, इनका संबंध किससे है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। अगर बात करें कल्याण सिंह, इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से था। और अगर हम बात करें चौथे तो प्रभा आंत्रे, इनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र राज्य से है। इन 4 व्यक्तियों को
दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर बात करें पद्म भूषण से कितने लोगों को, तो 17 लोगों को सम्मानित किया गया, और पद्मश्री से 107 लोगों को सम्मानित किया गया। टोटल 128 लोगों को पद्म सम्मानों से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें बिपिन रावत जी से एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे। वर्तमान में कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे जी जो हैं वर्तमान में भारत के दूसरे कौन है, सीडीएस हैं। अगर हम यहां बात कर लें एक प्रश्न के रूप में और भी, तो आपको ध्यान होगा कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से स्थित है। तो एक आउटलाइन के द्वारा हम देखें, पूर्वी बिंदु क्या है, किबीथू है, और ये किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश। इसे सूर्य का भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंद्राकोल जो है ये उत्तरी बिंदु है, ये जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगर बात करें यहां पर दक्षिणी बिंदु की, तो इंद्रा पॉइंट है। और अगर बात करें उत्तर आपकी पश्चिम की, तो ये गुहार मोती या गुहार मोता जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। यहां से जियोग्राफी वाले पोर्शन में लगातार प्रश्न बनते हैं कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, और आपका पश्चिमी बिंदु कौन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां से नाम दफा नेशनल पार्क, साथ ही साथ बोमडीला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। देखिए यह अरुणाचल प्रदेश यहाँ कोने पे दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इसके साथ लगा हुआ नागालैंड है, साथ ही साथ असम है, मणिपुर है, और यहाँ म्यांमार का ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस भारतीय राज्य में नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ देखिए पहला दिया गया मणिपुर, दूसरा मेघालय, तीसरा नागालैंड, चौथा त्रिपुरा। यहाँ जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर सी सही होगा, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा जो है ये नागालैंड की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफू-रियो जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें नागा मिर्च की, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम 1999 है, और पहली बार भारत में कब दिया गया, 2003 में। किसे दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, जो कि असम राज्य से संबंधित है। और अब तक भारत में लगभग 300 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ये कितने दिन के लिए दिया जाता है, तो ये 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अगर बात करें नागा मिर्च की, तो जीआई टैग प्राप्त है नागा मिर्च को। साथ ही साथ मीठा खीरा कहां का जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये भी नागालैंड का है, और इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपको ध्यान होगा, अगर हम प्रश्नों के रूप में देखें, तो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर उनके नामों के क्रम में देखें, तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, साथ ही साथ दूसरा नागालैंड हो जाता है, तीसरा मणिपुर हो जाता है, चौथा आपका मिजोरम हो जाता है, साथ ही साथ आपका मेघालय और त्रिपुरा, असम ये राज्य जो हैं ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि असम राज्य ऐसा है जो इन 7 जो राज्य हैं, इन 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, और इसमें त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य वह कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी या
अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए आपको एक पिक्चर के माध्यम से आपको नागा मिर्च फेस्टिवल दिखाया गया है और यहां नागा मिर्च का एक पिक्चर भी दिखाई जाने की कोशिश की गई है। यह फेस्टिवल कहां से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। आपको याद रखना है नागा पहाड़ी कहां से संबंधित है? तो नागालैंड में नागा पहाड़ी स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रही यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? अब देखिए पहला दिया गया है ओक्स जेनुअर, दूसरा दिया गया है ईगा स्वेटेग, तीसरा एशले बार्टी, चौथा एरिना रिबाकिना। यहां पर जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह सही होगा विकल्प नंबर बी ईगा स्वेटेग। सबसे पहले ये जाने किस देश की हैं, तो ये पोलैंड की हैं और इनका पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये जो यूएस ओपन है, जो 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसमें अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा है? यूएस है। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न चारों बार बार पूछे जाते हैं, तो अगर हम इनको एक साथ रिकॉल कर ले तो सबसे पहला जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता पुरुष वर्ग में कौन रहे और महिला वर्ग में कौन रहे? तो राफेल नडाल जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष वर्ग में, जबकि एशले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं, ये महिला वर्ग में रही और इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। दूसरा आपका होता है फ्रेंच ओपन का खिताब। इसमें एक बार पुनः पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता। साथ ही साथ महिला वर्ग में ईगा स्वेटेग ने फ्रेंच ओपन का खिताब 2022 का जीता। अगर हम बात करें विंबलडन 2022 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। और महिला वर्ग में पहली एशियाई महिला जो हैं एरिना, या पहली कजाक महिला जो हैं एरिना रिवाकीना ने जीता। अब यहां पर ये लास्ट आपका था यूएस ओपन एकल महिला में किसने जीता? तो ईगा स्वेटेग ने जीता। अब यही प्रश्न आपका समाप्त होने वाला नहीं है। आज के परीक्षाओं का पैटर्न में मित्रों, जो विजेता रहा उसको ना पूछ के उप विजेता कौन रही उसके बारे में पूछा जाता है। तो आप याद रखिए कि ईगा स्वेटेग ने किसे पराजित किया है? तो ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस जो है इसकी राजधानी है। ओक्स जेनुअर को इन्होंने पराजित किया और यूएस ओपन का खिताब जीता। और इनका ये ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है। मतलब ईगा स्वेटेग के द्वारा कितने ग्रैंड स्लैम जीते गए? तो ये तीसरा जो है ग्रैंड स्लैम है, इन्होंने जीता। आपको एक बार पुनः रिकॉल कर लेना चाहिए, एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। साथ ही साथ आपको एरिना रिवाकीना के बारे में याद रखना है, ये पहली कजाक महिला या पहली एशियाई महिला हैं जिन्होंने कौन सा खिताब? विंबलडन 2022 का खिताब जीता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए ईगा स्वेटेग का पिक्चर दिखाया गया है और ये पोलैंड की है। और इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। हाल ही में किस देश के द्वारा नया परमाणु निवारक कानून बनाया गया? देखिए पहला दिया गया उत्तर कोरिया, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा फ्रांस, चौथा ऑस्ट्रेलिया। यहां जो सही विकल्प हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। उत्तर कोरिया के द्वारा परमाणु निवारक कानून बनाया गया। अब उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग जो है यहां की राजधानी है और यहां के शासक कौन है? तो किम जोन उन जो है तानाशाह, ये यहां के शासक हैं। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है मित्रों यहां से कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो आप प्योंगयांग बताएंगे। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। अब अगर हम बात करें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। अगर हम बात करें 49वीं समांतर रेखा तो यूएसए और कनाडा को अलग करती है। अगर हम बात करें यहीं 17वीं समांतर रेखा तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये रेखा जो है ये 17वीं समांतर रेखा है। साथ
साथ ही साथ डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किन किन को अलग करती है? तो भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। साथ ही साथ याद रखना है, भारत की सबसे कम सीमा किससे साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान से 105 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगर हम बात करें जीरो लाइन, जीरो लाइन, जीरो लाइन किन किन के बीच में स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? तो जीरो लाइन रेखा है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको याद रखने हैं। अगर बात करें फ्रांस की, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2026 में आयोजित किया जाएगा, कहां किया जाएगा? तो ये फ्रांस में किया जाएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो कांस फिल्म का आयोजन जो है ये पेरिस की, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहीं पर किया जाता है। और आधिकारिक रूप से एंट्री पाने वाला पहला देश कौन है? भारत है। और जूरी मेंबर में शामिल होने वाली कौन थी? तो दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण जो हैं ये जूरी मेंबर में शामिल होने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अभी हम लोगों ने बात कर रखा है, कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आइए एक मैप के माध्यम से देखिए, यहां आपको दिखाया गया है मैप के माध्यम से। आपको ध्यान देना है कि जो नॉर्थ कोरिया है इसका राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है ये सियोल है। और इस सेशन के लास्ट में आपसे पुनः दो शब्द से हम विदा लेना चाहेंगे। यहां देखिए लिखा गया है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता पाने के लिए प्रयास शुरू करते हैं। ऐसा नहीं, सपने देखने से व्यक्ति सफल नहीं होता। आपको सपनों को साकार करने के लिए कार्य करना होगा और आप निरंतर प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।